So today we will discuss about the dihybrid cross. So what is dihybrid cross? A cross between two plants having two pairs of contrasting character is called dihybrid cross. दो पेयर के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यहाँ पे लिया हमने। पिछली क्लास में मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताया। तो जब मोनोहाइब्रिड में कितने पेयर थे? वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था। ठीक है, टॉलनेस वाला वन पेयर, एक टॉल प्लांट एक डॉर प्लांट। यहाँ पे टू पेयर्स लेकर के या टू पेयर्स लेकर के जो क्रॉस करवा रहे हैं, इस क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाएगा। अब टू पेयर्स में आप देख रहे हैं, आप देखिए जो क्रॉस है, जो पेरेंट प्लांट है, एक राउंड ग्रीन को क्रॉस कराया गया है रिंकल्ड येलो से। मींस कि जो सीड का जो शेप है वो कैसा है? एक करेक्टर राउंड है, मतलब सीड का जो शेप है वो राउंड नेचर का है। एक करेक्टर ये ले लिया। एक क्या किया? सीड का शेप और सीड का कलर कैसा है? ग्रीन है। दूसरा जो सीड है, सीड का शेप है राउंड और रिंकल्ड, दो सीड के शेप हो गए। तो एक कंट्रास्टिंग करेक्टर ये हो गया, और दूसरा कंट्रास्टिंग करेक्टर उनका कलर हो गया ग्रीन और येलो। ठीक है, पिछला जो हमने मोनोहाइब्रिड पढ़ा था उसमें केवल हमने प्लांट की लंबाई, टॉलनेस ऑफ द प्लांट, एक कंट्रास्टिंग करेक्टर लिया था, वन पेयर। यहाँ पे हम टू पेयर ले रहे हैं, मतलब सीड का शेप ले रहे हैं और सीड का कलर ले रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही बेटा जो अभी मैंने आपको बताया, जैसे आपको हमने पूरे स्क्वायर में बताया, वैसे ही इसको भी क्रॉस कराएंगे। तो इसके लिए भी हम आपको जो है नेक्स्ट क्लास में जो है जो ग्राफ में या व्हाइट बोर्ड शेयर करके इसको हम बताएंगे। अभी आप चीजों को समझते चले। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको समझ में आ गया होगा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसमें हम टू प्लांट्स को, जिसमें दो पेयर के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, उनके बीच में क्रॉस करवाते हैं, और इस क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीड लिया है आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि कैपिटल आर ये राउंड आपका सीड है, और जो स्मॉल आर है ये रिंकल्ड सीड है, और जो कैपिटल वाई यहाँ पे होगा, स्मॉल वाई लिख दिया है, या ठीक है चाहे इधर लिख दीजिए चाहे उधर, कोई दिक्कत नहीं है। जो स्मॉल वाई है वो ग्रीन प्लांट को शो कर रहा है, ग्रीन कलर ऑफ द सीड को शो कर रहा है, और जो कैपिटल वाई है वो येलो कलर जो है सीड का शो कर रहा है। जब इनमें क्रॉस होगा तो एक करेक्टर आपका कैपिटल आर का, एक कैपिटल वाई का इधर से आएगा, उधर से एक करेक्टर स्मॉल आर का कैपिटल वाई का आएगा। दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? कैपिटल और किसके साथ कंबाइन होगा? स्मॉल आर के साथ, क्योंकि राउंड सीड और रिंकल्ड सीड के साथ। ठीक है, और क्योंकि सीड से ही मैच करेगा ना, सीड से ही क्रॉस होगा। तो यहाँ पे जो कलर है, जो आपका राउंड सीड है, राउंड और रिंकल्ड आएगा F1 जनरेशन में, और जो ग्रीन कलर है, एक वाई आपका कैपिटल, एक वाई स्मॉल आएगा, जो येलो कलर का सीड मिलेगा आपको। अब F1 जनरेशन में हमने मोनोहाइब्रिड में क्या किया था? सेल्फ पॉलिनेशन कराया था F1 में ना, टी कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी कराया था। वैसे ही यहाँ पर भी हम क्या कराएंगे? पहले कैपिटल आर को वाई से क्रॉस कराएंगे, कैपिटल वाई से, फिर कैपिटल आर को स्मॉल वाई से कराएंगे। ठीक है, उसके बाद स्मॉल आर को कैपिटल वाई से क्रॉस कराएंगे, और फिर स्मॉल आर को स्मॉल वाई से क्रॉस कराएंगे। तो जो F1 जनरेशन में आपको देखिए जो क्रॉस मिला, इस तरह का कुछ फिगर आपको मिलेगा, इस तरह का। ठीक है, मतलब कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरह का आपको ऊपर और नीचे साइड में लिखना है, और दोनों को क्रॉस कराना है। क्रॉस कराने के बाद आपको जो फिनोटिपिक रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा? 9:3:3:1 का। हमने बताया था ना उसमें मोनोहाइब्रिड में भी जो रेशियो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? फिनोटिपिक 3:1 का मिलता था ना वहां पे, यहाँ 9:3:3:1 का मिलेगा।
और वहां पे जो जीनोटिपिक रेशियो था 1 मोनोहाइब्रिड में 1:2:1 का था, यहाँ पे उससे ज्यादा का मिलेगा। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में है, आप उसको देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे आप जो जो आपको 9:3:3:1 का रेशियो मिल रहा है डायग्राम में आप देखेंगे, तो उसमें आपको F2 जनरेशन में जो एलो सीड है, एलो राउंड 315 कितना मिलेगा, 315 एलो सीड, एलो राउंड का। ठीक है, 108 राउंड ग्रीन का, 101 रिंकल्ड येलो का एंड 32 रिंकल्ड ग्रीन का। तो ये कितने सीड हो गए, ऐड करेंगे तो 556 सीड इसके हो गए और 16 आपके ये हो गए। तो ये सब आपको नहीं जानना है, बस आप ये जानो कि जब हम सेकेंड क्रॉस करवाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे F1 जनरेशन में, तो जो रेशियो मिलेगा फिनोटिपिक रेशियो वो 9:3:3:1 का मिलेगा। ऑब्जर्वेशन में चलो हम ऑब्जर्वेशन पढ़ लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या मिला ऑब्जर्वेशन में। व्हेन कैपिटल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल y was crossed with this figure small r कैपिटल y in F1 generation, all were कैपिटल R कैपिटल Y राउंड एंड एलो सीड्स, आपको ये मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया, F1 में मैंने भी सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, जैसे मोनोहाइब्रिड में मैंने आपको बताया, तो F1 में जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्रॉस में, तो आपका पेरेंटल फिनोटाइप एंड टू मिक्सचर रिकॉम्बिनेंट्स राउंड एलो, मतलब जो रेशियो मिलेगा वो 9:3:3:1 का मिलेगा। ठीक है, क्रॉस करवाना अपने से करना, समझ में आएगा, नहीं आता है तो हमसे पूछेगा। कंक्लूजन में अगर हम देखें तो कंक्लूजन में राउंड एंड येलो सीड आर डोमिनेंट करेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि राउंड और येलो जो सीड हैं ये डोमिनेंट करेक्टर में आपके हैं। ठीक है, या डोमिनेंट नेचर के हैं यहाँ पे, जैसे वहां पे टॉलनेस डोमिनेंट का था, टी कैपिटल टी डोमिनेंट नेचर का था, टॉल प्लांट डोमिनेंट नेचर का था, वैसे यहाँ पे राउंड और येलो सीड आपके डोमिनेंट नेचर के हैं, डोमिनेंट करेक्टर के हैं। एंड अकरेंस ऑफ न्यू फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन सो दैट जीन फॉर राउंड एंड येलो सीड आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, और इसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये लिखा है कि अकरेंस ऑफ न्यू फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन सो दैट जीन्स फॉर राउंड एंड येलो सीड आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ठीक है, हाउ डू दीज स्टेट गेट एक्सप्रेस्ड, कैसे एक्सप्रेस्ड होंगे। सो सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। आपको पता है कि जो सेलुलर डीएनए, सेल का डीएनए होता है वो इंफॉर्मेशन सोर्स होता है किसके लिए, फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल, प्रोटीन बनाने के लिए। अच्छा ये बताओ डीएनए किसका बना हुआ होता है, कोई बच्चा बताए डीएनए किसका बना हुआ होता है। प्रोटीन एंड प्रोटीन एंड ये आपका होमवर्क है, आप देख के आएंगे। हिस्टोन प्रोटीन बेटा 5 टाइप की होती है, H1A, H2B, H3A, H4 एंड H5, 5 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन होती हैं। ठीक है, सो सेकेंड पॉइंट में लिखा है, तो ये समझ में आ गया कि जो सेलुलर डीएनए होता है वो इंफॉर्मेशन सोर्स होता है प्रोटीन बनाने के लिए, जो सेल में प्रोटीन बनती है। एंड अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड अ जीन ऑफ दैट प्रोटीन। ठीक है, और डीएनए का वो सेक्शन जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है एक प्रोटीन का, उसे हम उस जीन का क्या कहेंगे, जीन कहेंगे, उस प्रोटीन का जीन कहेंगे। मतलब स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या कहलाता है, जीन कहलाता है ना। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है। प्लांट हाइट कैन दस डिपेंड ऑन द, जस्ट अ मिनट, प्लांट हाइट can thus depend on the amount of particular plant hormone. The amount of the plant hormone made will depend on the efficiency of the process for making it. प्लांट की जो हाइट होती है वो डिपेंड करती है कि उसमें प्लांट हार्मोन का की क्या क्या रोल है, किस तरह की वो एक्टिविटी है, ज्यादा है कि कम है। एंड द अमाउंट ऑफ द प्लांट हार्मोन मेड विल डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फॉर मेकिंग इट। और कितना इसका जो प्लांट हार्मोन है वो कितना उस प्लांट में बन रहा है ये डिपेंड करेगा। ठीक है,
किस अमाउंट से वो बन रहा है, जिस अमाउंट से प्लांट हार्मोन उस प्लांट में बन रहा होगा उसी के अकॉर्डिंगली आपके प्लांट की हाइट की ग्रोथ होगी। नेक्स्ट लिखा है कि सेलुलर डीएनए इंफॉर्मेशन सोर्स होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और एंजाइम्स, वर्क्स एफिशिएंटली, मोर हार्मोन प्रोड्यूस टालनेस ऑफ प्लांट। वही चीज लिखा है जो अभी हमने ऊपर बताया, जितना अमाउंट आपका प्लांट हार्मोन होगा उतने अमाउंट की आपका टालनेस, आपकी हाइट जो है प्लांट की होगी। देयरफॉर जीन कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट, इसीलिए कहा गया है कि जीन कंट्रोल करता है कैरेक्टरिस्टिक्स को या ट्रेट्स को। लास्ट टॉपिक आप में इसमें है सेक्स डिटर्मिनेशन, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, बता। सो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, किसी बच्चे का, किसी ऑफस्प्रिंग का सेक्स डिटरमाइन करना ही सेक्स डिटर्मिनेशन बोला जाता है। विच फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, कौन से फैक्टर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। सो बेटा इन्वायरमेंटल एंड जेनेटिक, टू टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड जेनेटिक फैक्टर्स। ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके सेक्स डिटर्मिनेशन, चिल्ड्रन में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं, इन सब in some animals the temperature at which the fertilized egg are kept decide the gender। कुछ एनिमल्स में बेटा कहा जाता है कि जो टेम्परेचर होता है, किस टेम्परेचर पे वो एग फर्टिलाइज्ड हो रहा है, ठीक है, वो जेंडर को डिसाइड करता है। जैसे टर्टल के केस में, अब ये बायोलॉजी है, इसमें क्या अंदर होता है ये अभी प्रोसेस आपको नहीं बताना है, बस आप ये जानो कि इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि वो जेंडर उनका मेल होगा कि फीमेल होगा। तो यहाँ पे टर्टल का एग्जाम्पल दिया गया है, कहा गया है कि कुछ एनिमल में टेम्परेचर डिसाइड करता है, मतलब किस स्टेज पे उसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, किस टेम्परेचर पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये डिसाइड करेगा जेंडर को। एग्जाम्पल में टर्टल है। और उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है सेक्स डिटर्मिनेशन का, जेनेटिक फैक्टर है। इन सम एनिमल्स लाइक ह्यूमन जेंडर फॉर इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ह्यूमंस में पेयर ऑफ क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं क्या, जेंडर, या पेयर ऑफ क्रोमोसोम जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं वो डिसाइड करते हैं जेंडर। जैसे सभी को पता है कि एक्स एक्स फीमेल को शो करता है, फीमेल जेंडर को, और एक्स वाई मेल जेंडर को शो करता है। नाउ कम्स ऑन सेक्स क्रोमोसोम। बेटा इन ह्यूमन बीइंग देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं। आउट ऑफ दीज 22 क्रोमोसोम पेयर्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। अब 23 पेयर में जो 22 मतलब 23rd पेयर में जो 22 पेयर होंगे क्रोमोसोम वो ऑटोसोम्स बोले जाते हैं। और जो एक पेयर लास्ट पेयर है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है। और यही सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि जो चिल्ड्रन है, जो ऑफस्प्रिंग है, वो मेल है कि फीमेल है। 22 जो ऑटोसोम्स है वो डिसाइड करते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस को, जैसे मम्मी की तरह की आंखें हो गई, पापा की तरह के हेयर हो गए, मम्मी की तरह की नोज हो गई, तो ये ऑटोसोम्स डिवाइड करते हैं। सेक्स क्रोमोसोम जो वन पेयर है वो ये डिसाइड करता है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल है कि फीमेल है। सो आउट ऑफ दीज 22 क्रोमोसोम पेयर्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स एंड द लास्ट पेयर of chromosome that help in deciding gender of that individual is called sex chromosome। so यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैमीट दोनों के मिले एक्स वाई। ठीक है, अब आप समझ लो, देखो जो बॉडी सेल्स है उस सॉरी बॉडी सेल्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं बेटा, लेकिन जो गैमीट होती है ह्यूमन बीइंग की उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब एग में और स्पर्म में हाफ नंबर क्रोमोसोम होंगे, 23 होंगे, तभी तो दोनों जब मिलेंगे फर्टिलाइजेशन होगा तो 46 का ऑफस्प्रिंग होगा। नहीं तो 46 ऐड कर दो, कितना हो गया, उतने का नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता, या वो कितना हो जाता, तो आप सब समझ सकते हैं। तो जो गैमीट है, जो गैमीट सेल्स है उसमें हाफ नंबर क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन पूरे और सारी बॉडी की जो सेल्स हैं उसमें 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं। सो बेटा दिस सो दैट हाफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज एंड हाफ विल बी गर्ल्स। ऑल चिल्ड्रन will inherit an X chromosome from their mother regardless whether they are boys or girls।
Thus, sex of children will be determined by what they inherit from their father and not from their mother. देखो, अगर ये डिसाइड करता है, जो मेल का वाई क्रोमोसोम है ये डिसाइड करता है, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन ये, क्योंकि मदर तो होमोजाइगस है ना, मदर में तो एक्स एक्स क्रोमोसोम है, फादर में एक्स वाई है। अगर फादर का एक्स मदर के किसी भी एक्स से मिलता है तो जो बेबी फॉर्मेशन होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा वो गर्ल होगी। अगर मदर का फादर का वाई क्रोमोसोम मदर के किसी भी एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो बॉय होगा या वो लड़का होगा, ठीक है। तो ये डिसाइड करता है, जो फादर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, ज्यादा वो मतलब वाई क्रोमोसोम डिसाइड करता है, ठीक है। इसके बाद जो ओव्यूलेशन है वो आपको अभी पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पूरा जेनेटिक्स वाला प्रोसेस हो गया। तो थैंक यू।